तो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम यूनिट 7 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इसमें ज़रूरी ये है जानना कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूँ तो बिज़नेस स्टडीज़ में एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा पार्ट है। पर ये बेसिक सरफेस को स्क्रैच करना चाहता है इस यूनिट में आके, आपके सिलेबस में आके। आपको बस इतना पता हो कि सप्लाई चेन क्या होती है, उसके मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं। तो आखिर ये भला क्या है? जब भी कोई नया टर्म आता है या आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई नए तरह की टर्मिनोलॉजी आ गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानें कि उस शब्द का मतलब क्या है। शब्द के मतलब में पूरी बात छिपी रहती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम 2 पार्ट में बाँट लेते हैं। पहला है सप्लाई चेन, दूसरा है मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का मतलब क्या? सप्लाई चेन का मतलब इनपुट से लेकर आखिर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग तक। सॉरी, मैं कहाँ था? हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है इनपुट से लेकर आखिरी मार्केटिंग तक, कस्टमर्स तक जो चेन बनती है, जिस जिस तरीके से गुड्स और सर्विस अपने कस्टमर्स को मिलती है, प्राप्त होती है, पहुंचती है, इस पूरी चेन के नेटवर्क को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। आपको बाजू में जो इमेज दिख रही है वो सब बहुत सिंपल मॉडल है सप्लाई चेन का। क्या-क्या बता रहा है वो? पहले बोल रहा है रॉ मटेरियल जो उसने किसानों से जो भी कंपनी का एग्जांपल है, उस किसानों से उसने लिया, उसको सप्लायर ने खरीदा, सप्लायर ने उसको मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाया, मैन्युफैक्चरर ने उससे कुछ बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कहाँ तक? रिटेलर्स तक। रिटेलर्स के पास तुम और मेरे जैसे कस्टमर्स पहुँचे और हमने वहाँ से खरीद लिया। ये सबसे सिंपल डायग्राम है और यही सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी सप्लाई चेन में होते हैं, पर ये हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो। हो सकता है एक सप्लायर की जगह 50 तरह के सप्लायर हो, 50 तरह के इनपुट्स हो, पैकेजिंग मटेरियल के लिए अलग इनपुट हो, पैकेजिंग मटेरियल को जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर अलग हो, और इस तरीके से कंप्लीट वेब बन जाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमको बताता है कि हमारे सप्लाई चेन में कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ-कहाँ से हमारी चीज़ें आ रही है, क्या वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी से आ रही है, मतलब क्या उसमें कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, क्या कहीं बॉटलनेक्स है, क्या कहीं रिस्क है। आप अपनी सप्लाई चेन को समझ के ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, और जब आप अपनी सप्लाई चेन को पूर्णतः मैनेज करते हैं, तो आप अपने रिस्क कम कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू या ज़्यादा क्वालिटी का सामान दे सकते हैं। हमने यहाँ पे बाजू में बस वही लिखा है जो मैंने अभी बोला कि सप्लाई चेन क्या है? नेटवर्क है, किसके बीच? कंपनी और उसके सप्लायर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जब तक कि वो अपने फाइनल बायर तक नहीं पहुँच जाता। इसमें अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह की लीगल एंटिटीज़ होती हैं और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन का भी आदान-प्रदान होता है। सप्लाई चेन बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने के लिए कितने नोड्स से होके गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप बिस्किट ले लो। एक सेकेंड, मेरे को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है।
हाँ, सॉरी गाइस, मेरी 3 बजे एक मीटिंग है, उसके रिगार्डिंग कॉल था। तो हम कहाँ पे थे? जैसे कि आप बिस्किट को लीजिए, तो बिस्किट को बनाने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले मान लेते हैं हम आटे का बिस्किट बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को चाहिए गेहूँ। गेहूँ जाएगा किसी सप्लायर के पास जो उतना बल्क में गेहूँ किसी अ, प्रोसेसर को देगा जो उस गेहूँ को अ, पीसेगा और उसका आटा बनाएगा। फिर वो आटा जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर उसका बिस्किट्स बनाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास एक और सप्लाई लाइन से पैकेजिंग मटेरियल आएगा, वो उसको पैकेज करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स में देगा जो अलग-अलग होंगी, कुछ नेशनल होंगी, कुछ इंटरनेशनल होंगी। वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन अपने-अपने या तो सेकेंडरी सप्लायर्स या डायरेक्ट रिटेलर्स को प्रोवाइड करेंगे। और रिटेलर्स को प्रोवाइड करने के बाद जब कस्टमर सुपरमार्केट या दुकानों में वॉक इन करेगा और बोलेगा मेरे को आटे वाला बिस्किट चाहिए, तो उसको आटे वाला बिस्किट मिल जाएगा। इस पूरी चेन को मैनेज करने के लिए जो प्लानिंग, जो प्रोसेसिंग जिस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं इस सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या-क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है और डिसीजन लेना पड़ता है। ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वही जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो थोड़े और थ्योरेटिकल ढंग से समझे तो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एसोसिएटेड हैं किस चीज़ से? फ्लो से और ट्रांसफॉर्मेशन से किसी एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज़ का जब तक कि वो अपने फाइनल यूज़र तक नहीं पहुँच जाती। ये पूरे नेटवर्क को हम सप्लाई चेन बोलते हैं और ये पूरा नेटवर्क एक साथ काम करता है। इसमें से एक भी नोड टूट गया तो शायद आखिर वाले एंड यूज़र तक हम अपना प्रोडक्ट नहीं पहुँचा पाए। तो ये लोग डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को या सर्विस को, डिलीवर करते हैं और बाद में अगर कोई तकलीफ आ जाए तो सर्विस करते हैं। सप्लाई चेन में एक फीडबैक लूप होता है जिसको बोलते हैं रिटर्न। कई बार कोई प्रोडक्ट अगर हमको पसंद नहीं आया या मान लो आपने कोई किताब खरीदी, किताब फटी निकली अंदर से, तो आप उसको वापस कर देते हैं। तो क्या करेगा जो रिटेलर है वो अपने पास तो नहीं रखेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर देगा और इस तरीके से चीज़ें वापस चली जाती हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपायरी डेट वो फीडबैक लूप होता है। बहुत सारी कंपनीज़ एक्सपायरी प्रोडक्ट को वापस नहीं लेती, पर बेसिकली दवाइयों के मामलों में वापस ले लिया जाता है। तो दवाइयों को मैनेज करने में एक फीडबैक लूप अलग से हम बना लेते हैं आखिर में, जो कि हमने शुरू में देखा। तो यहाँ पे कस्टमर के पास एक और चेन बन जाती है, जो वापस रिटेलर तक चली जाती है। एडवांटेज क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? क्यों करना चाहिए हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट? इसीलिए ताकि अगर हमें पता होगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लायर नेटवर्क क्या है, तो जो प्रोडक्शन लॉसेस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, वो कम हो जाएँगे। जो टेक्नोलॉजी है, जो नई-नई तरह की टेक्नीक्स हैं, जो लोगों के पास पहुँचनी चाहिए शायद आगे चेन में या पीछे चेन में, इसका इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से सप्लाई चेन में फैलता है। जैसे कि मान लीजिए अम, एक नई तरह की टेक्नोलॉजी आई है जिससे अच्छी क्वालिटी का आटा बन सकता है गेहूँ से, पर उसके लिए गेहूँ को पहले से एक ग्रेडर के पास ग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा गेहूँ आएगा तभी अच्छी क्वालिटी का आटा बनेगा। वो टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है। तो अच्छा गेहूँ छाँटने के लिए एक नोड और जुड़ जाएगा और क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, तो पूरा सप्लाई चेन अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन सिर्फ़ अपने मैं अगर सप्लायर हूँ, तो मैं अपना ध्यान रखूँगा। मेरे को मैन्युफैक्चरर का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, पर क्योंकि सब अपना-अपना ध्यान रखते हैं, तो सप्लाई चेन अपने आप रीऑर्गनाइज़ हो जाता है। कैपिटल और नॉलेज सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। कई बार किसी तरह की नई नॉलेज की बारिश आने वाली है, शायद आटा हमको समय पे ना मिले तो गेहूँ को इस बार स्टोर कर लो और कैपिटल स्टोर करने के लिए हमको संपत्ति चाहिए, पैसे चाहिए, तो हमको स्टोरेज हाउस, वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। तो उस तरह के इन इन तरह के फैसिलिटेशन के लिए ये जो चेन पार्टनर्स हैं ये आपस में काम करते हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भी कर रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो या सप्लायर कर रहा हो, उसको ये सब चीज़ें पहले से पता होती हैं। तो क्या-क्या अभी तक अपन ने 3 एडवांटेजेस क्या पढ़े कि प्रोडक्शन लॉस कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉस कम होगा, स्टोरेज लॉस कम होगा, टेक्निक्स, इन्फॉर्मेशन और कैपिटल ये तीनों का आदान-प्रदान बहुत तेज़ी से होगा। जो 4th वाला भी वही है जो अभी तक मैंने बताया क्योंकि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है।
फिफ्थ वाला जो एडवांटेज है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आज के जमाने में बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि आज के जमाने में हमारा कंज्यूमर हमसे डिमांड कर रहा है कि हमको बताओ कि हमारा प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, क्या वो चाइना से आ रहा है, क्या वो वियतनाम से आ रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है प्रोडक्ट्स की, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, खाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हम ये पूछते हैं कि जो हायर एंड प्रोडक्ट्स होते हैं क्या वो सच में ऑर्गेनिक है, या क्या वो सच में नेचुरल है, या वो ऐसी लोकल फार्म से आए हैं, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड में। इस तरह के ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए सप्लाई चेन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इससे आप आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल बना के रख सकते हो। और अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपके सप्लाई चेन में, तो जो रिस्क है वो सारे सप्लाई चेन पार्टनर्स के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसलिए सप्लाई चेन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस से हम ये समझते हैं कि सप्लाई चेन में ये जो हमने नोट्स पढ़े, इनको हम स्टडी कैसे करें, इनको हम बनाएं कैसे, या इनको हम समझे कैसे। तो दो तरह के व्यूज हैं इस पूरी सप्लाई चेन को समझने के लिए। पहला है साइकिल व्यू और दूसरा है पुश पुल व्यू। हम पहले पुश पुल व्यू को समझते हैं। पुश पुल व्यू ये बोलता है कि जो सप्लाई चेन है वो दो तरीके के फोर्सेस से चलती है, या तो पुश या तो पुल। पुश से हम क्या समझ रहे हैं कि जो सप्लायर है उसने पहले से सोच लिया कि मार्केट में इस बार इतनी डिमांड आएगी, तो उसने पहले से अपने आप को तैयार कर लिया, स्टॉक कर लिया, पहले से पूरे सप्लाई चेन ने पीछे से पुश कर दिया। और कस्टमर बाद में आके देखा, ओ वेयर हाउस में सामान है, उठाया और घर चला गया। दूसरा होता है पुल व्यू, जब पीछे से सप्लाई चेन पुश ना करता हो, पर आगे से कस्टमर पहले पहुंच गया है, वो काउंटर पे आया है और उसने बोला मेरे को ये एक प्रोडक्ट चाहिए, और उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरे सप्लाई चेन में एंड तक ट्रेवल करती है, और उसके बाद वो सामान कस्टमर तक पहुंचता है। प्रोडक्ट के हिसाब से, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के हिसाब से, किस तरह की लोकेलिटी है या आपका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके हिसाब से आप इनमें से कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हैं। पर ये एक तरह का व्यू है, एक तरह का नजरिया है सप्लाई चेन को देखने का, जो कि कहलाता है पुश पुल व्यू। दूसरा नजरिया है साइकिल व्यू। साइकिल व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकिल व्यू थोड़े से और न्यूआंसेस डालता है पुश और पुल में। पुश और पुल में हम कैसे समझ रहे हैं कि मान लो दो नोट्स ले रहे हैं हम। पहला ले रहे हैं अपन सप्लायर, पहला ले रहे हैं अपन रॉ मटेरियल, दूसरा ले रहे हैं सप्लायर। तो सप्लायर क्या मैन्युफैक्चरर के मांगने से पहले रॉ मटेरियल खरीद के रख ले तो वो पुश है। अगर मैन्युफैक्चरर के मांगने के बाद वो रॉ मटेरियल खरीदे तो वो पुल है। और इस तरह से हम अपने नोट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। साइकिल व्यू थोड़ा सा और बारीक है और थोड़ा सा और न्यूआंस्ड है। ये क्या कहता है कि ये जो हर एक नोड है, हर एक इंटरफेस है, इसके बीच में एक साइकिल चलता है, सीरीज साइकिल चलता है, और हर नोड के बीच में अलग अलग साइकिल है। और ये इटर्निटी के साइकिल है, ये चलते रहते हैं, इसलिए ये पूरा सप्लाई चेन चल रहा है। तो हम कैसे समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि मान लो ये सप्लाई चेन है और उसमें ये दो नोड्स हैं, तो इन दोनों नोड्स के बीच में एक साइकिल चल रहा है, और उस साइकिल की वजह से ये पूरा सप्लाई चेन आगे बढ़ रहा है। अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मैं उन साइकिल्स से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जो साइकिल व्यू है, साइकिल व्यू अपने आप को चार साइकिल्स में डिवाइड कर लेता है। कस्टमर ऑर्डर साइकिल, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, प्रोक्योरमेंट साइकिल। जैसा कि मैंने बोला, अगर हम नाम समझ लेंगे तो हमको पूरी कहानी समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब कहानी है, हम एक दूसरे को कहानी बहुत सुनाते हैं। कस्टमर ऑर्डर साइकिल दो लोगों से रिलेटेड है, पहला तो खुद कस्टमर और दूसरा रिटेलर। मतलब क्या बोल रहा है कस्टमर ऑर्डर साइकिल? कि कस्टमर किस तरीके से ऑर्डर कर रहा है और रिटेलर उस ऑर्डर को किस तरीके से फुलफिल कर रहा है। रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट मतलब भरना, वापस से भरना। तो ये किस किस के बीच हो रहा है? ये रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हो रहा है। कस्टमर ने सामान खरीद लिया, रिटेलर के पास सामान नहीं है, तो रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला भाई मेरे को और सामान दे दे, और उसने अपना रिटेल शॉप फिर से भर लिया। इस साइकिल को बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट।
तीसरा साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब पता होगा सबको, बनाना। बनाना मतलब क्या, हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दे दिया जो भी देना था उसको। अब वो मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है भाई मेरे पास भी खत्म हो गया, अब तू बना। तो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है हाँ हाँ रुक, वो बना रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा रहा है। ये साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। और आखिरी है प्रोक्योरमेंट साइकिल। मैन्युफैक्चरर कुछ रॉ मटेरियल्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। उस रॉ मटेरियल को वो जहां से ले रहा है, चाहे वो किसानों से ले रहा हो या किसी से भी ले रहा हो, बीच में जो सप्लायर का नोड है वो मैन्युफैक्चरर तक रॉ मटेरियल पहुंचा रहा है। तो प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, खरीदी, मांगना। हम्म। तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर से खरीद रहा है रॉ मटेरियल, इसलिए उसको बोल रहे हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इन साइकिल्स से हम क्या समझ रहे हैं। बार बार साइकिल तो बोल रहे हैं, पर कस्टमर ऑर्डर बोल सकते हैं, रिप्लेनिशमेंट बोल सकते हैं। साइकिल से क्या मतलब है? तो साइकिल से मतलब है, ये एक बहुत बढ़िया मेरे को साइट मिली मैनेजमेंट थ्योरी की, तो मैंने इसको ऐसे ही दिखाना ज्यादा बेहतर समझा। अभी हमने कस्टमर ऑर्डर साइकिल देखा और हमने देखा वो किन किन के बीच में होता है। इस साइकिल में क्या क्या हो रहा है अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि कस्टमर ऑर्डर साइकिल है। कस्टमर आया दुकान में, कस्टमर ने अपनी जो भी उसको चाहिए उसका ऑर्डर लिखाया, रिटेलर ने ऑर्डर भर लिया। रिटेलर ने ऑर्डर भरा, उसने जाके सामान लिया और उसने कस्टमर की नीड को फुलफिल कर दिया कि अच्छा तुमको ये पेन चाहिए थी, ये वाली लो, ये वाली लाल पेन तुम्हारी। कस्टमर ने उस ऑर्डर को रिसीव कर लिया, उसके पास रिसिप्ट बिल भी आ गया और वो अपने घर चला गया। अब यहाँ पे फीडबैक लूप आता है कि अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और रिटेलर वापस ले सकता है तो वो रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को। पर अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब वो कंज्यूम कर रहा है या यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर साइकिल खत्म हो गया। कस्टमर ने अपना ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर ले लिया और घर को चला गया। अब रिप्लेनिशमेंट साइकिल। रिटेलर ने अपने ऑर्डर को ट्रिगर किया, उसने बोला कि अच्छा अच्छा मेरे पास लाल पेन खत्म हो गई है। तो लाल पेन खत्म हो गई है, तो ये जो ट्रिगर है उसने चालू किया। ट्रिगर से हम क्या समझ रहे हैं कि अब मेरे पास सामान खत्म हो गया है, तो अब मैं अपने ऑर्डर को लगा दूं। तो उसने लगाने के लिए ऑर्डर की एंट्री कर दी, उसने अपना इन्वेंट्री देखा, उसने देखा कि मेरे पास ये ब्लू और रेड पेन खत्म हो रहे हैं और इसकी ये शायद बाद में लोग मांगने आए तो मैं दे ना पाऊं, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दूं कि मेरे को ये दोनों चीज ला के दे दे। उसने ऑर्डर लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर लाके दे दिया, तो रिटेलर का ऑर्डर फुलफिल हो गया और रिटेलर ने ऑर्डर प्राप्त कर लिया। यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट साइकिल खत्म हो गया। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर का ऑर्डर खत्म कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी सामान खत्म हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान खत्म हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर लगा दिया कि भैया आपकी ये 2 पेन जो मेरे पास आती थी, ये मेरे पास खत्म हो गई हैं और मेरे को और चाहिए। ऑर्डर आते ही मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को शेड्यूल कर लिया कि हाँ इतना बनाना है, अब तक बनाना है। उसने सारे ऑर्डर्स को कंपाइल किया और उसके हिसाब से बनाना चालू कर दिया। मैन्युफैक्चर किया उस प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट को शिप कर दिया। शिप करने के बाद वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच गया माल। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। और आखिरी साइकिल है प्रोक्योरमेंट साइकिल। मैन्युफैक्चरर ने जैसे ही रिटेलर को दे दिया और उसको समझ आया कि अच्छा इसके लिए जो इंक बनती है वो इंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि इंक शायद कोई और बना रहा है। तो अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से, उसको कितना सामान भर के रखना है उसके हिसाब से एक ऑर्डर लगा दिया सप्लायर के पास। सप्लायर ने प्रोडक्शन का शेड्यूल देखा कि अच्छा इंक को उगाने के लिए मेरे को वो इंडिगो प्लांट्स चाहिए और इंडिगो प्लांट्स अपने फार्मर्स उगा रहे हैं, तो इनका हार्वेस्ट अब तक हो जाएगा। तो जैसे ही हार्वेस्ट होगा, ऑर्डर के हिसाब से उसने जमाया प्रोडक्ट को और शिप कर दिया मैन्युफैक्चरर तक, और मैन्युफैक्चरर ने उसको पा लिया। आप इसको नीचे से भी ऊपर दे सकते हो, मैन्युफैक्चरर ने पा लिया। मैन्युफैक्चरर ने जैसे ही पाया, यहाँ से जैसे उसके पास प्रोडक्ट पहुंच गया, तो उसने प्रोडक्शन को शेड्यूल कर लिया और उसने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी और उसने भेज दिया। उसने भेज दिया किसके पास? अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डर के हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा तो ऑर्डर फुलफिल हो गया और उसने रिटेलर को भेज दिया। रिटेलर
रिटेलर को उस हिसाब से भेजा जिस हिसाब से रिटेलर ने मांगा था, रिटेलर ने कस्टमर को उस हिसाब से भेजा जिस हिसाब से कस्टमर ने मांगा था, और इस हिसाब से आपका पूरा सप्लाई चेन साइकिल के रूप में खत्म हो गया। और ये साइकिल एंडलेसली चलती रहती हैं, अलग 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 चक्के हैं और 4 चक्के आपस में घूमते रहते हैं ताकि पूरी मशीन चलती रहे। आज की क्लास में हम इन प्रोसेस व्यू पे खत्म कर रहे हैं। इसके आगे बस स्कोप बचा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और कल हम देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आज के लिए थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।